आज हमारी एक नए चैप्टर के ऊपर बिल्कुल कंप्लीटली न्यू डिस्कशन होगी। और इस चैप्टर को काफ़ी तो बच्चों ने स्किप किया होता है जब 9th क्लास या 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होता है और इसको बस छोड़ देते हैं। लेकिन आई थिंक ये एक इक्वली इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए। इसको कोई टैबू, कोई बुरी बात नहीं समझना चाहिए। इट्स नॉट अ टैबू। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। मैंने आपको बताया था दो चीज़ें होती हैं, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब नॉर्मल, पैथोलॉजी मतलब एबनॉर्मल, कोई डिजीज़, कोई खराबी। तो दिस इज़ अ टोटल फिजियोलॉजिकल, टोटली नॉर्मल प्रोसीजर, टोटली नॉर्मल सिस्टम। आपकी बॉडी का एक बिल्कुल कारआमद और इंतहाई इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गन सिस्टम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे सांस लेने का सिस्टम इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, खाने का सिस्टम, उसको हजम करने का इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड सपोर्ट एंड मूवमेंट के लिए यू हैव मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। बिल्कुल वैसे ही इट्स अ वेरी नॉर्मल, वेरी फिजियोलॉजिकल, वेरी कॉमन एंड वेरी हाईली इम्पॉर्टेंट सिस्टम दैट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस अपने दिमाग को, अपने विजन्स को ब्रॉडन करें। और जो है, आपने एक दिन डॉक्टर्स बनना है, आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जोलॉजिस्ट बनना है, फार्माकोलॉजिस्ट बनना है। आपने इन चीज़ों की, इन बीमारियों की दवाइयाँ बनानी हैं, इनको डिटेल में पढ़ना है। तो ये कोई हंसने वाली बातें या जो है ना बुक में खोल के देखना और उससे शाय होना, बिल्कुल भी शाय होने की, शर्म लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरह आप लंग्स पढ़ रहे थे, तो क्या आपको लंग्स पढ़ के कोई शर्म आ रही थी या कोई डिफरेंट किस्म की फीलिंग आ रही थी? नो। लंग्स जिस तरह है हमारी बॉडी में, वैसी हमारी बॉडी में हार्ट है, वैसे हमारी बॉडी में ओवरीज हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, वैसे ही मेल्स हैव टेस्टिस विच इज़ अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज़ एन ऑर्गन दैट इज़ प्रेजेंट इन योर बॉडी। तो उसको पढ़ने में या उसकी डिस्कशन करने में बिल्कुल भी एक कोई भी शर्म की बात नहीं है। आप एक बायोलॉजिस्ट हैं, आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू स्टडी। तो ब्रॉड माइंडेड होके और बिल्कुल ईज़ में आके, अपने कंफर्ट जोन में आके, काम होके, पीसफुली आप इसकी स्टडी करें और इसकी डिस्कशन करें। ठीक, अच्छा जी। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 20 of your book, that is reproduction. Then we will study reproductive system and then we will study that in males and then in females. आज हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे, ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की क्या सिग्निफिकेंस है, और फिर हम उसको मेल और फीमेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम मेल्स तक रहेंगे, कल के या फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिस्कशन करेंगे। एंड इन द थर्ड लेक्चर वी विल डिस्कस दी डिजीजेस, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिन्हें हम कहते हैं STDs। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस सम डिसऑर्डर्स, जैसे कि यू हैव गॉट मिसकैरेज, यू हैव गॉट इनफर्टिलिटी। तो इन इश्यूज़ और डिजीज़ वाला एक डिसऑर्डर्स का हम अलग से लेक्चर कर लेंगे। ठीक, चीज़ों को हमेशा लिंक करके पढ़ा करें। एक जैसी चीज़ जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, उनको एक साथ पढ़ने की कोशिश किया करें ताकि कंसेप्ट आपस में रिलेट हो सकें। और जो कंसेप्ट आप एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से रिलेट करके पढ़ते हैं वो आपको हमेशा याद रहते हैं, कभी नहीं भूलते। सो हेयर गोज आवर डिस्कशन ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ और गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स which may or may not be like their parents. It helps to continue their race. This is a fundamental, vital, essential, important process that is seen in all organisms. तमाम जानदार रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए, अपनी औलाद बढ़ाने के लिए। और क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के थ्रू जब ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स की तरह हों, वो अपने पेरेंट्स की तरह हो भी सकते हैं और उनकी तरह नहीं भी हो सकते। Then we have to discuss reproduction is important for survival and maintenance of all organisms. Without this process, life would come to an end. ठीक है, अगर इंसान रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, इंटरब्रीड नहीं करेंगे, तो जब इंसानों के बच्चे, औलादें पैदा ही नहीं होंगी तो क्या होगा, नस्ल ख़त्म हो जाएगी, इंसान दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए अपनी स्पीशीज़ को इंडेंजर होने से बचाने के लिए, अपने आप
आप को दुनिया में रखने के लिए जो प्रोसीजर हम अपनाते हैं दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक, इसलिए रिप्रोडक्शन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि एक रेस, एक स्पीशी की कॉन्टिन्यूटी जारी रहे, वो आती रहे, उसकी ख़त्म ना हो जाए, वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, नायाब या बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए अर्थ पे से। तो रिप्रोडक्शन ये है और इसकी सिग्निफिकेंस ये है। नाउ कमिंग टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब ह्यूमन इंसान में हमने काफ़ी सिस्टम्स अभी तक पढ़ ली हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, डाइजेस्टिव, और होम्योस्टेसिस में हमने कितने मैकेनिज्म्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा। नाउ आवर डिस्कशन हैज़ कम टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमने एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमंस का, इस सिस्टम का बाकी सारे सिस्टम से क्या डिफ्रेंसिएशन है, क्यों ये एक डिस्टिंक्ट, क्यों ये एक पेक्यूलियर बिहेवियर है, क्यों ये अलग है। तो क्यों अलग है और क्या अलग है कि एक तो ये है कि ये फंक्शनल कब होता है, ये काम कब शुरू करता है, अपना काम करना ये शुरू करता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब आप नियर अबाउट अडल्ट बन जाए। जबकि अदर सिस्टम्स का आप काम करते हैं जैसे ही आप पैदा होते हैं या फिर शॉर्टली आफ्टर बर्थ। और उसके अलावा ये डिफरेंट हैं इन डिफरेंट सेक्सेस, इन डिफरेंट जेंडर्स, डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स। तो ये दो बातें रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग बनाती हैं बाकी सारे सिस्टम्स ऑफ बॉडी के इन ह्यूमंस। ठीक, क्या मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारे अंदर, इंसानों के अंदर, वो प्यूबर्टी के अंदर, जब प्यूबर्टी यानी कि जब आप मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं उस एज पे जाके जो है वो काम करना शुरू करता है। बचपन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, इट इज़ देयर, इट इज़ प्रेजेंट इन योर बॉडी, लेकिन फंक्शन उसका शुरू होता है एज ऑफ प्यूबर्टी पे। जबकि बाकी सिस्टम्स जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का सिस्टम, क्या आप जो है 12 साल के होकर सांस लेना शुरू करते हैं? नो, आप शॉर्टली आफ्टर बर्थ, पैदा होने के फ़ौरन बाद या पैदा होते ही सांस लेते हैं। आप पैदा होते ही खाना हजम करते हैं, दैट इज़ मिल्क को हजम करते हैं। तो आप पैदा होते ही आपकी बॉडी में हार्मोन्स का सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। तो दैट वाज अबाउट इट। और दूसरा ये कि डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स, यानी कि मेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल अलग है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है। मेल्स में अलग ऑर्गन्स होंगे, फीमेल्स में अलग ऑर्गन्स होंगे। जबकि मेल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम और फीमेल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या अलग है? नो, औरतों में भी फेफड़े होते हैं यानी लंग्स, और मर्दों में भी लंग्स होते हैं। औरतों में भी किडनी होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, मर्दों में भी किडनी होती है। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स अलग होते हैं। औरतों में ओवरी, यूट्रस होगा, मर्दों में पीनिस, टेस्टिस, स्क्रोटम के अंदर वो प्रेजेंट होगा। तो ये चीज़ें ऑर्गन्स अलग अलग हैं सिस्टम के। जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो बनाने वाले ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होते हैं। तो इसलिए ये बाकी सिस्टम से डिफरेंट होता है। तो कमिंग टू आवर डिस्कशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हम आज पढ़ेंगे। ठीक, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं आदमी के अंदर, इंसान के अंदर, ह्यूमन में, हम पहले वो देखते हैं। तो फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल्स, फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है कि प्रोड्यूस, बनाना, मेंटेन करना यानी कि उसको प्रोटेक्ट करना, संभाल के रखना, और ट्रांसपोर्ट करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सीमन को। अब सीमन क्या है? स्पर्म्स प्लस फ्लूइड्स जो हैं वो सीमन है। फिर दूसरी चीज़ डिस्चार्ज करना सीमन को, ठीक है, ले जाना, फेंकना विद इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव, अपने ऑपोजिट जेंडर के ट्रैक्ट के अंदर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, डिस्चार्ज विद इन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, और कब? व्हेन यू आर हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग मेटिंग, आप व्हेन यू डिस्चार्ज द सीमन into the female's reproductive tract, that is called as one of the functions of reproductive system, ठीक है, of males। और उसके बाद सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन। अब सेक्स हार्मोन्स कौन से हो गए? जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह, इनकी प्रोडक्शन के लिए, और वो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये काम होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सबसे पहले क्या, सीमन को बनाना, उसको मेंटेन करना कि उसमें कोई उसकी पीएच वगैरह ख़राब ना हो, उसमें कोई गलत न्यूट्रिएंट्स ना आ जाए या वो जो है वेस्ट ना हो, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये फंक्शन। अच्छा, सीमन क्या होता है, एक तो होता है स्पर्म्स, ठीक है, जो कि आपके टेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उसके अंदर कुछ फ्लूइड्स यानी कि स्पर्म को मूव करने के लिए एनर्जी, फ्रक्टोज वगैरह चाहिए होती है, फिर पीएच जो है चेंज करने के लिए हम कुछ चीज़ें डालते हैं, कुछ कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह इस तरह की चीज़ें डालते हैं। तो उस सब को, स्पर्म और जितने फ्लूइड्स जो प्रोस्टेट से आ रहा है, सेमिनल वेसिकल से आ रहा है, उन सारी फ्लूइड्स को और स्पर्म्स को टुगेदर हम कह देते हैं सीमन। तो सीमन इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्म्स, ठीक है, स्पर्म्स और फ्लूइड्स की कलेक्शन को वी कॉल इट सीमन। अच्छा, फिर इसका डिस्चार्ज, जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान जब औरत और मर्द, मेल और फीमेल का इंटरेक्शन होता है, मीटिंग होती है, एट दैट टाइम इस सीमन को आपने डिस्चार्ज करना है इन द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ताकि क्या हो, फिर फर्टिलाइजेशन हो। तो दूसरा ये काम हो गया। तीसरा क्या काम, सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन, टेस्टिस जो होते हैं वहीं पे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी होती है, हम देखेंगे कौन से सेल्स बनाते हैं। तो वहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होगी, और फिर टेस्टोस्टेरोन इस जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनको मेंटेन करेगा, ठीक। तो ये तो हो गया फंक्शंस। अब ज़रा हम आते हैं एनाटमी पे। एनाटमी मतलब स्ट्रक्चर। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और क्या क्या होता है। अच्छा, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसके जो मेन ऑर्गन्स हैं वो बॉडी से, जिस्म से बाहर होते हैं। जैसे आप देखेंगे पीनिस और वो बैग जो स्क्रोटम है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं, वो भी बॉडी से बाहर होता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी के अंदर होता है। यूट्रस, ओवरीज, इसको अगर आप देखें तो ये बॉडी के अंदर होता है, ठीक। तो ये एक और डिफरेंस हो गया मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब हम अगर देखें तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं मेल्स के जो बाहर होते हैं। पीनिस जो कि कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। स्क्रोटम बाहर होता है, और फिर उस स्क्रोटम के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस। स्क्रोटम एक बैग होता है। अगर ये टेस्टिस राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अराउंड एक बैग होता है, स्किन का एक बैग होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर होते हैं टेस्टिस या इसे हम टेस्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर्स हो गए कुछ। इसके अलावा कुछ पार्ट्स होते हैं। अब क्या है, पीनिस और स्क्रोटम और टेस्टिस उसके अंदर कंटेंट, ये वो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो कि आउटसाइड बॉडी होते हैं। और क्यों होते हैं आउटसाइड बॉडी ये भी बताऊंगी। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ जो होते हैं जैसे कि वास डिफरेंस और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन से हैं वो हम जब लिखेंगे पढ़ेंगे तो मैं साथ लिख दूंगी। और कुछ बल्कि अभी लिख देती हूँ, एसोसिएटेड ग्लैंड्स जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, जैसे कि सेमिनल वेसिकल बॉडी के अंदर होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, कोपर्स ग्लैंड, ये बॉडी के अंदर होते हैं। अब इनके क्या फंक्शंस होंगे ये हम देखेंगे, ठीक है। तो वास डिफरेंस, एसोसिएटेड ग्लैंड्स उसके ये बॉडी के अंदर होते हैं। स्ट्रक्चर्स दैट आर इनसाइड द बॉडी, ठीक। अब हम सबकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। वास डिफरेंस, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और कॉपर्स ग्लैंड, ये बाहर के स्ट्रक्चर्स, पेनिस और स्क्रोटम, और ये बाकी अंदर के। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन से ना सबकी डिस्कशन करते जाते हैं। सबसे पहले अगर टेस्टिस को देखें, सबसे पहले अगर हम टेस्टिस की डिस्कशन करें तो इसमें क्या है कि यू हैव गॉट टेस्टिस विच आर द मेल गोनेड्स। अब टेस्टिस का जो कंपेरेबल स्ट्रक्चर है फीमेल्स के अंदर दैट इज ओवरीज। औरतों में ओवरीज और मर्दों में टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस की शेप क्या होती है, ओवल शेप होती है, गोल होते हैं, ठीक है। साइज कितना होता है, ऑलिव सीड्स के जितना इनका साइज होता है, जो जैतून के जो बीज होते हैं उसके जितना इसका साइज होता है, ठीक है। ये टेस्टिस है, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम क्या है, एक लार्ज बैग ऑफ स्किन है। स्किन का एक जो आपकी खाल है इसका एक शॉपर सा बना होता है, एक बैग सा बना होता है जिसके अंदर जो है टेस्टिस होते हैं। और टेस्टिस
प्रेजेंट इसके अंदर होते हैं और इसके टेस्टिस के आगे क्या होता है, फ्रंट में वी हैव गॉट दी पीनिस, फ्रंट में देयर इज दी कॉपुलेटरी ऑर्गन विच इज पीनिस, एट द बैक देयर इज अ बैग जिसे स्क्रोटम कहते हैं विच इज कॉल्ड स्क्रोटम, और उसके अंदर होता है टेस्टिस। ठीक, अच्छा, द स्क्रोटम एक्ट्स एज अ क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम फॉर द टेस्टिस। अच्छा, क्यों? क्योंकि टेस्टिस के अंदर क्या होती है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। किस जगह पे? इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं, बारीक बारीक कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो उन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स बनता है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। लेकिन स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए हमें थोड़ा सा कूलर इन्वायरमेंट चाहिए, थोड़ा सा स्लाइटली ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, जबकि बॉडी के अंदर होता है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा गर्म होता है, हमें इससे थोड़ा ठंडा चाहिए होता है, यानी कि 36-35 तक चाहिए होता है। तो इसलिए जो है स्क्रोटम बाहर होता है बॉडी से, जिसके अंदर टेस्टिस होती है। स्पर्म प्रोडक्शन ठीक से हो इसके लिए हमें वी नीड स्पर्म प्रोडक्शन स्पेमिनिफेरस टिब्यूल्स में होती है, और ये आउटसाइड बॉडी इसलिए होते हैं बिकॉज वी नीड स्लाइटली कूलर टेम्परेचर फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। वी नीड ठंडा कूलर टेम्परेचर फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, द टेस्टिस आर यूजुअली 2 in number, 2 टेस्टिस होते हैं राइट और लेफ्ट पे। इन द टेस्टिस देर आर कॉइल्ड masses ऑफ टिब्यूल्स कॉल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज टिब्यूल्स, ये मैंने बता दिया। द टेस्टिस आल्सो प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन बाय लेडिक सेल्स, जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। अच्छा, ये बात हमने कर ली कि स्पर्म की प्रोडक्शन कहाँ होती है, अंदर स्क्रोटम होता है। फिर हमने देखा कि टेस्टिस 2 होती हैं, जैसे ओवरीज भी 2 होंगी, एक लेफ्ट होगा और एक राइट, यानी कि एक पेयर होता है। फिर उसके बाद क्या हमने देखा कि टेस्टिस के अंदर ही कुछ खास सेल्स होते हैं। मैंने कहा था कि सेक्स हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है टेस्टिस के अंदर, तो कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, या इनका दूसरा नाम होता है लेडिग सेल्स। तो ये लेडिग सेल्स क्या करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हमारी टेस्टिस की डिस्कशन ख़त्म हुई है। हम पढ़े थे टेस्टिस, हमने पढ़ा स्क्रोटम। स्क्रोटम स्किन का बैग होता है जिसके अंदर टेस्टिस रखे होते हैं, जो कि ओवल होते हैं, ऑलिव सीड्स के जितना साइज होता है इनका, 2 होते हैं पेयर्ड, राइट और लेफ्ट पे एक एक होता है। फिर उसके बाद इसमें स्पर्म की प्रोडक्शन होती है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, कॉइल्ड टिब्यूल्स गोल गोल, और इंटरस्टिशियल सेल्स के थ्रू टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया सबसे मेन ऑर्गन जो कि टेस्टिस थे। अब हम पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट्स। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स, डक्ट किसे कहते हैं, ट्यूब को, जो इनको जोड़ने वाले ट्यूब्स होते हैं। अच्छा, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट्स और यूरिथ्रा। ठीक है, कि सारे ट्यूब जैसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं या डक्ट्स हैं, तो इसलिए हम इनको एक कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। फिर है यूरिथ्रा। अच्छा, एक और बात जो स्पर्म के साथ बताना मैं चाहूँगी वो ये कि 100 मिलियन, 100 मिलियन स्पर्म्स हर दफ़ा जब आप इंटरकोर्स करते हैं, जब मेटिंग करते हैं फीमेल के साथ, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 100 मिलियन स्पर्म्स इजैकुलेट होते हैं। लेकिन उन 100 मिलियन स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म जाएगा जो कि फीमेल के एग को फर्टिलाइज करेगा और फिर जाइगोट बनाएगा, उसके बाद बेबी बनेगा। ठीक। अच्छा, एक्सेसरी डक्ट्स में सबसे पहले है हमारे पास एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस एक लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, टेस्टिस की बैक से ये निकलता है। इसका एक हेड होगा, एक टेल होगी, टेस्टिस के पीछे से ये निकलेगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, दोनों टेस्टिस के बैक से एक एक एपिडिडाइमस निकल के और फर्दर ऊपर कनेक्ट हो जाएगा किस चीज़ के साथ, वास डेफरेंस के साथ। अच्छा, एपिडिडाइमस की जो खास बात है वो क्या है कि ये बैक ऑफ टेस्टिस पे होता है और ये वहाँ पे क्या करता है, स्टोर करता है स्पर्म को, स्टोर्स प्लस ट्रांसपोर्ट्स स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन और मैच्योरेशन, स्टोर्स, मैच्योर्स और
ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स। तो स्पर्म बने कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, टेस्टिस के अंदर। स्पर्म मैच्योर, स्टोर और ट्रांसपोर्ट कहाँ से हुए? एपिडिडाइमस के थ्रू। अब एपिडिडाइमस से अगली जो डक्ट आती है वो वास डिफरेंस। ये टेस्टिस से जो स्पर्म्स निकल रहे थे वो एपिडिडाइमस में आ रहे थे, और एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस क्या है? उनके दरमियान एक कनेक्शन है। अब वास डिफरेंस क्या करता है? एपिडिडाइमस से स्पर्म्स लेके एक ट्यूब है जो कि एपिडिडाइमस से निकल के पेल्विक कैविटी मतलब अगर ये एक ह्यूमन है ना, एक चलो आदमी है ये, तो एक गंदा सा ह्यूमन बना दिया मैंने, ये इसकी चेस्ट कैविटी है, ठीक है, चेस्ट कैविटी जिसे पल्मोनरी कैविटी कह देंगे, जहाँ पे लंग्स है। ये इसकी एब्डोमिनल कैविटी है, पेट वाली कैविटी, और उसके नीचे जहाँ से ये इसके सेक्स ऑर्गन्स होंगे, और उसके बाद यहाँ पे इसका यूरिनरी ब्लैडर, और अगर औरत है तो यूट्रस पड़ा होगा किस कैविटी में? पेल्विक कैविटी में, ठीक है, जिसे हम पेल्विस भी कहते हैं। आपकी दोनों जो है बोन्स होती हैं उनके दरमियान जो जगह होगी वो पेल्विक कैविटी, ठीक। तो ये वास डिफरेंस एपिडिडाइमस को ले जाता है, उसकी कनेक्शन है ऊपर पेल्विक कैविटी में, जस्ट बिहाइंड द ब्लैडर, इधर तक चला जाता है नीचे से जहाँ पे ब्लैडर है। फिर इजैकुलेटरी डक्ट्स, द टू वास डिफरेंस and two seminal vesicles join to form ejaculatory duct, ठीक है। अब एक राइट टेस्टिस था, उधर से राइट एपिडिडाइमस, और फिर उसकी कॉन्टिन्यूएशन राइट वास डिफरेंस, फिर उल्टे हाथ पे लेफ्ट टेस्टिस, लेफ्ट एपिडिडाइमस और लेफ्ट वास डिफरेंस आ रहे थे। तो एक राइट वास डिफरेंस हो गया, एक लेफ्ट वास डिफरेंस हो गया। इसी तरह से सेमिनल वेसिकल्स, जो मैंने कहा था कि कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, उनमें से एक था सेमिनल वेसिकल, तो एक सेमिनल वेसिकल लेफ्ट पे होगा, एक सेमिनल वेसिकल राइट पे होगा। तो ये मैं बताती हूँ, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, टू सेमिनल वेसिकल्स प्लस एक सेमिनल वेसिकल राइट से, एक लेफ्ट से, और वास डिफरेंस मिलके क्या बनाते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट्स। वास डिफरेंस, एक तरफ से सेमिनल वेसिकल, एक तरफ से वास डिफरेंस, राइट सेमिनल वेसिकल राइट वास डिफरेंस ने मिलके क्या बना दिया? राइट इजैकुलेटरी डक्ट। लेफ्ट सेमिनल वेसिकल और लेफ्ट वास डिफरेंस ने मिलके बना दिया लेफ्ट इजैकुलेटरी डक्ट। फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट्स जाके यूरिथ्रा में एंटर हो जाते हैं, यूरिथ्रा को पियर्स करते हैं और यूरिथ्रा में एंटर हो जाते हैं। यूरिथ्रा क्या है? यूरिन कंटेनिंग ट्यूब है, ठीक है, जो कि बॉडी से यूरिन को बाहर ले जा रही है। और इसके अलावा जो मेल है, औरतों में तो सिर्फ यूरिन ले जाती है, मेल्स में इट ऑल्सो कंटेन्स इजैकुलेटरी मटीरियल, या इजैकुलेशन में काम आती है, यू नो, इजैकुलेशन ऑफ सीमन जब सेक्सुअली एक्साइटेड हो कोई मेल, ठीक है। तो इस वजह से यूरिथ्रा को मर्दों में हम क्या कहते हैं? यूरोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं, या यूरोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं यूरिथ्रा को मर्दों में। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ सब कुछ, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ? अब एक डायग्राम बनाते हैं। ये थे आपके टेस्टिस, ये बॉडी से बाहर, ठीक है। ये मैं इस तरह का व्यू बना रही हूँ कि अगर इस तरह से सामने से फ्रंट व्यू में अगर देखें तो यूँ दिखेंगे। ये टेस्टिस थे, ये स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, ठीक है। फिर टेस्टिस के अंदर कॉइल्ड ट्यूब्स, जिन्हें हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसमें स्पर्म की प्रोडक्शन हुई। फिर टेस्टिस के पीछे क्या था? एपिडिडाइमस, दोनों टेस्टिस के पीछे एपिडिडाइमस। फिर ये एपिडिडाइमस की जो ऊपर की तरफ कॉन्टिन्यूएशन थी वो क्या थी? सेमिनल वेसिकल। जो कॉन्टिन्यूएशन थी ये क्या थी? वास डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्क्रोटम, ब्लू से लेबल करते हैं। अब क्या है कि बाहर को हो गया स्क्रोटम, फिर स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, फिर उस टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि स्पर्म बनाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। फिर वहाँ पे टेस्टिस की बैक पे कॉइल स्ट्रक्चर, जिसे हमने कहा एपिडिडाइमस। फिर एपिडिडाइमस जो है वो निकला जब यहाँ से और पेल्विक कैविटी में गया यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, तो ये क्या कहलाएगा? वास डिफरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद वास डिफरेंस, और ऊपर जब ये समझेंगे अंदर आ गया, ये यूरिनरी ब्लैडर है,
बहुत प्यारी कोई डायग्राम नहीं बना रही, सिर्फ समझने के लिए। यूरिनरी ब्लैडर के पास जब वास्ट डिफरेंस, ऊपर से यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर्स आ रही है दोनों किडनी से और ब्लैडर में आ गए। अच्छा, अब यहाँ से वास्ट डिफरेंस जा रही है, वास्ट डिफरेंस के साथ सेमिनल वेसिकल्स रखे हुए हैं, ये वास्ट डिफरेंस आ रही है, ये इसके साथ सेमिनल वेसिकल्स रखे हैं, ये वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल मिल गए, क्या बन गया? इजैकुलेटरी डक्ट। वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल ने मिलके इजैकुलेटरी डक्ट्स बना दिए। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट्स दोनों साइड्स के मिल गए और इन्होंने क्या बना दिया? यूरेथ्रा। ठीक है, और दोनों इजैकुलेटरी डक्ट्स पीछे से जो यूरेथ्रा आ रहा है, यूरेथ्रा में ये कंबाइन हो गए। यहाँ से ये, बल्कि किसी और कलर से बनाना चाहिए, ये यूरिनरी ब्लैडर से अगर जो यूरेथ्रा आ रहा होगा उससे इजैकुलेटरी डक्ट्स कंबाइन हो जाएंगे। तो इस यूरेथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट्स आके जो कंबाइन हो गए, तो नाउ क्या होगा? अब वो कहलाएगा यूरोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, यूरोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ये बाहर जा रहा है बॉडी से, बॉडी के बाहर चला जाएगा, और बॉडी के बाहर क्या है? बाहर कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यूरेथ्रा अंदर और इसके बाहर ये क्या है? पीनिस। ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे ओरिफिस होगा, एक ओपनिंग होगी जहाँ से जो ये प्रोडक्शन, जो ये जनरली तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, क्या भेजेगा? यूरिन भेजेगा इसमें। लेकिन जब मेल सेक्सुअली एक्साइटेड होगा तो इसके अंदर क्या आएगा? क्या, कौन सी चीज़ आएगी अलॉन्ग विद दैट? सीमन की ट्रांसफ़र होगी। तो इसलिए हम इसे कह देंगे यूरोजेनाइटल डक्ट। अच्छा, तो ये हम इसकी लेबलिंग करते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर, ऊपर किडनीज से आ रहे हैं दो यूरेटर्स, ये इसके अंदर से क्या होता है किडनीज में? पहले किडनीज होती हैं, फिर लेफ़्ट और राइट। ठीक है, लेफ़्ट राइट किडनीज होती हैं जिस दोनों से निकलते हैं लेफ़्ट और राइट यूरेटर्स। यूरेटर्स आके यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरिनरी ब्लैडर से एक यूरेथ्रा निकलता है और वहाँ से आउट ऑफ बॉडी यूरिन निकल जाता है। मर्दों में विया द पीनिस और औरतों में विया द यूरिनरी ऑरिफिस। ठीक है, अच्छा, अब क्या है? फिर से हम देखते हैं, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर हमने लेबल कर दिया, ये यूरेथ्रा जा रहा है। यहाँ से हमने वास्ट डिफरेंस तक लेबल किया। वास्ट डिफरेंस के बाद क्या चीज़ बन जाती है आपका? ये हो गया सेमिनल वेसिकल। वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल ने मिलके, ये जो यहाँ पे ये बनाया, दोनों ने मिलके इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा के अंदर चला गया, ये यूरेथ्रा बाहर, और पीनिस के थ्रू आउट हो जाएगा सब। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे वापस आते हैं। एपिडिडाइमस स्टोर करेगा, बैक पे होगा टेस्टिस की, और मैच्योर करेगा स्पर्म को। फिर वास्ट डिफरेंस क्या करेगा? एपिडिडाइमस को से कनेक्शन होगा, निकलेगा, और पेल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर के नीचे और पीछे चला जाएगा। फिर वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स मिल के बनाएंगे इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जाके यूरेथ्रा में एंटर हो जाएगा। अब यूरेथ्रा पीछे किससे कनेक्टेड था? यूरिनरी ब्लैडर से, जहाँ से यूरिन आ रहा है। और ये जो जेनिटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जेनिटल्स, तो यहाँ पे जेनिटल्स की जो सिक्रीशंस हैं वो आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं भूल गई बनाना, वो ये था, इस जगह पे जहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट वाली जगह है, वहाँ पे क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं। कुछ ग्लैंड्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ठीक है, अभी हम उसको भी काम देख लेंगे, तो वो यहाँ होते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि यूरिनरी सिस्टम से, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में यूरिन आ रहा है, और इजैकुलेटरी डक्ट्स के थ्रू जेनिटल सिक्रीशंस आ रही हैं यूरेथ्रा के अंदर। तो यूरेथ्रा में यूरिन और सीमन दोनों आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसे यूरोजेनिटल डक्ट भी कह देंगे। आमतौर पे तो सिर्फ यूरिन ही पास आउट होगा, मगर जब मेल सेक्सुअली एक्साइटेड होगा या कॉपुलेशन के टाइम पे वहाँ से सीमन की इजैकुलेशन या आउटपोरिंग होगी, या डिस्चार्ज जिसे कहेंगे। अच्छा, अब हमने डिस्कस कर लिया इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा तक, यूरोजेनिटल डक्ट तक। अब बात आती है पीनिस पे। तो पीनिस इज व्हाट? इट इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन। मर्दों का कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है दैट इज कॉल्ड एज पीनिस।
It is the male organ used in sexual intercourse. The skin of penis is loose and elastic to accommodate changes in penis size during erection. It consists mainly of tissues that can fill with blood to cause an erection. अब इस बात का क्या मतलब है कि जो स्किन होगी ना इसके अराउंड, पीनिस के अराउंड भी, जाहिर सी बात है ऑर्गन है, ऑर्गन के अराउंड स्किन तो होगी, बॉडी से बाहर है, तो वो स्किन थोड़ी लूज होगी, क्योंकि जब आप सेक्सुअली, जब मेल सेक्सुअली एक्साइटेड होता है तो बहुत ज़्यादा आर्टरीज, यहाँ पे कैपिलरीज होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड, बल्कि ये बाहर से तो नहीं होगी, अंदर से बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं, तो वो ब्लड से भर जाती हैं, वेजो डायलेशन, यानी कि ब्लड वेसल्स डायलेट, फैल जाते हैं। जब वो फैल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खून की सप्लाई हो जाती है पीनिस की तरफ, और वो बहुत स्ट्रेंथ उसकी बिग हो जाती है और वो स्वेल अप हो जाता है। तो अगर स्किन टाइट होगी तो वो स्वेल अप तो नहीं हो पाएगा, स्किन लूज होती है ताकि वो स्वेलिंग अप को, उसकी साइज इंक्रीज को बेयर कर सके, जो कि वेजोडाइलेशन या फिर ब्लड वेसल्स के खुलने की वजह से हुआ था। ठीक, तो ये हमारी कॉपुलेटरी ऑर्गन हो गया। फिर एसेसरी ग्लैंड जो है 3, प्रोस्टेट, सेमिनल और कोपर्स ग्लैंड। इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, अब इसका फाइनल फंक्शन देख लेते हैं। सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं सैक लाइक पाउचेज होते हैं दैट आर अटैच टू वास्ट डिफरेंस नियर द बेस ऑफ द ब्लैडर। इट प्रोड्यूसेस अ शुगर रिच फ्लूइड दैट प्रोवाइड्स स्पर्म्स विद अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू हेल्प देम मूव। तो अब ये जो प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, सैक लाइक पाउचेस, ये ठीक है, और किस जगह पर होते हैं, अटैच टू वास्ट डिफरेंस। ये देखा ना, ये वास्ट डिफरेंस है, कहाँ पर मैंने लेबल किया है, ये वास्ट डिफरेंस जा रहा है, ये वास्ट डिफरेंस के साथ अटैच होते हैं। अब ये करते क्या है, शुगरी सिक्रीशन देते हैं, किसको, इजैकुलेटरी डक्ट आगे जा रहा है ना, जिसके अंदर सीमेन होगी, तो सीमेन को क्या देते हैं, शुगर रिच फ्लूइड, और उससे क्या होता है कि ये जो स्पर्म्स हैं उनका खाना होता है, उनकी न्यूट्रिशन देते हैं उसको, ठीक है। और स्पर्म्स जो है ना वो ग्लूकोज यूज़ नहीं करते, स्पर्म्स क्या यूज़ करते हैं, फ्रक्टोज यूज़ करते हैं स्पर्म्स टू गेन देयर एनर्जी और न्यूट्रिशन। अच्छा, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो कि यहाँ कहाँ पर होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और वॉलनट साइज, अखरोट के साइज़ के ग्लैंड्स होते हैं, जो कि, अच्छा ग्लैंड्स क्या है, मैंने बताया था जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे कि जो चीज़ें सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं, कोई चीज़ बना के जो फेंकती हैं, कोई लिक्विडी चीज़ें ज़्यादातर बना के जो फेंकेंगी, कुछ क्रिएट करेंगी, वो होंगी ग्लैंड्स। तो ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, और यूरिथ्रा के दोनों साइड्स पे होगा, एक राइट प्रोस्टेट होगा और एक लेफ्ट प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। और करेगा क्या, ये करेगा एडिशनल फ्लूइड्स देगा जो कि नरिश प्लस क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे स्पर्म को। ये भी जो यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ से क्या जा रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट है, तो उसके अंदर अपने सारे जो सिक्रीशंस है वो डाल देगा, जिन्हें हम कहेंगे प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस, ठीक है। सेमिनल वेसिकल से सेमिनल सिक्रीशंस। फिर आ गया कॉपर्स ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है, पी के साइज का होता है, यानी कि मटर के दाने के जितना साइज होता है, और लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के दोनों साइड्स पे लोकेटेड होता है, कुछ कहीं यहाँ पे होगा, छोटा छोटा सा ग्लैंड होता है। तो अब ये ऊपर यहाँ पे सेमिनल वेसिकल्स वास्ट डिफरेंस के साथ, प्रोस्टेट थोड़ा मैंने नीचे बना दिया, ये यूरिनरी ब्लैडर के करीब होता है, और ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर कॉपर्स ग्लैंड। और ये क्या करेंगे, एक क्लियर स्लिपरी फ्लूइड देंगे विच सर्व्स टू ल्यूब्रिकेट एंड न्यूट्रलाइज एनी एसिडिटी इन यूरिथ्रा, ठीक है। कोई एल्कलाइन सी सिक्रीशन देंगे ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए कोई अगर यूरिथ्रा के अंदर एसिडिटी है, ठीक है, न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन यूरिथ्रा। अच्छा, क्योंकि हमें पता है ये नीचे यूरिथ्रा है ना, ये यहाँ से पीनिस और यूरिथ्रा, उसके अंदर पीछे यूरिथ्रा के साथ कौन से ग्लैंड्स है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। तो ये ऐसी सिक्रीशंस देंगे जो कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे और ल्यूब्रिकेशन देंगे, यानी गिलाहट देंगे सीमन को। तो अब जो है हमारा सीमन पूरा तैयार हो गया है, वो यूरिथ्रा से पास होके सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे पीनिस से आउटफ्लो कर जाएगा। ठीक, ये हमारी डिस्कशन हो गई
कॉपर्स ग्लैंड की, और विच कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब हम देखें अगर कि हार्मोनल कंट्रोल क्या है। अच्छा, मैं एक दफ़ा फिर से ना इसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम फाइनली देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वहाँ पे हमारा इंशाल्लाह चैप्टर एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले वी स्टार्टेड आवर स्टोरी फ्रॉम स्क्रोटम विच कंटेन्स टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि स्पर्म बनाते हैं, उसकी बैक पे एपिडिडाइमस जो कि लेके जाता है सिक्रीशन को और ज्वाइन करता है वास डिफरेंस के साथ। वास डिफरेंस फिर जाता है पेल्विक कैविटी में और ज्वाइन करता है सेमिनल वेसिकल्स के साथ। एक साइड पे वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल कंबाइन होके इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं, और यही काम उस साइड पे भी हो रहा होता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है। फिर इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर जो है प्रोस्टेट और यूरिथ्रा के अंदर बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स की सिक्रीशंस आती हैं। जब इजैकुलेटरी डक्ट दोनों साइड्स के आके किस में गिर जाते हैं, यूरिथ्रा में। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, यूरिथ्रा के साथ अब कंटिन्यू करेगा वो बॉडी से बाहर और पीनिस में आ जाएगा, और पीनिस से जो है वो बाहर आके कहाँ पर आ जाएगा, ये ऑरिफिस, पिनाइल ऑरिफिस, और यहाँ से आउट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसे यूरोजेनिटल डक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले क्या था आपके पास, स्क्रोटम, टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, कंबाइन करेंगे दोनों, इजैकुलेटरी डक्ट्स बना देंगे। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड्स की और आपके जो ये बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स हैं इनकी सिक्रीशंस यूरिथ्रा के अंदर आ जाएंगी, यूरिथ्रा फिर पीनिस के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। ठीक, समझ आ गई किस्सा कहानी सारी। फिर है अब हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन कौन से हार्मोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो कि खुद टेस्टिस से सिक्रीट होता है, और एक और हार्मोन जो कि इनहिबिन, और वो सर्टोली सेल से सिक्रीट होता है। तो ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अच्छा, कैसे करते हैं, FSH और LH हमें पता था कि हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ के आए हैं कि वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से उसकी सिक्रीशन होती है। और FSH हमें किस लिए चाहिए होता है, FSH इज नेसेसरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल्स में क्या कराता है, मेल्स में इट इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्म की प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन कराता है। ठीक है, फिर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या कराता है, टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करवाता है, और वो कौन कर रहा था, लेडिक सेल्स, हमने पढ़ा था। तो इन लेडिक सेल्स से टेस्टोस्टेरोन को निकलवाने के लिए हमें क्या चाहिए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन फ्रॉम लेडिक सेल्स। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या करता है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना उसका काम होता है, यानी कि आवाज़ को भारी करना, और जो है मैच्योरेशन, एडल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जितने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इनहिबिन जो हार्मोन है वो सर्टोली सेल्स रिलीज़ करते हैं, और वो रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है, रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से निकलेगा, स्पर्म की प्रोडक्शन कराएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन कराएगा बाय द लेटिक सेल्स, और टेस्टोस्टेरोन हमें किस लिए चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हर वक्त टेस्टोस्टेरोन हमें चाहिए। फिर टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलेगा, इन्हीं लेटिक सेल्स से विच आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फिर टेस्टोस्टेरोन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ज़रूरी है, जैसे कि मास एंड स्ट्रेंथ, मजबूत बनाने के लिए मर्दों को, उनकी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, और उनकी ओवरऑल बॉडी जो है वो जॉइंट हो और ह्यूज हो उसके लिए, और सेक्सुअल ड्राइव के लिए, सेक्सुअल जो नीड्स हैं उसके लिए। फिर उसके बाद इनहिबिन हार्मोन रिलीज होगा सर्टोली सेल से, वो क्या करेगा, वो रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के कितने स्पर्म्स कितनी दफ़ा बन रहे हैं और क्या नॉर्मल रेट है या नहीं, अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो कम करेगा उसको। तो इसके लिए इनहिबिन रिलीज होगा कहाँ से, सर्टोली सेल्स। ये सेल्स भी यहीं पे टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कंप्लीट डिस्कशन खत्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, आई होप समझ आ गया होगा आपको कि टेस्टिस और पेनिस बाहर होते हैं, आउटसाइड द बॉडी होते हैं, बॉडी के अंदर डक्ट्स होते हैं, वास डिफरेंस, जैकुलेटरी डक्ट्स वगैरह, यूरिथ्रा और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो
इनसाइड द बॉडी, यहाँ पे हम इसको कुछ यूँ लिखते हैं, इनसाइड द बॉडी देयर आर एसेसरी डक्ट्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब एसेसरी डक्ट्स कौन सी? ये 4, एपिडिडाइमस, बल्कि एपिडिडाइमस तो बाहर है, ये 3, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट्स और यूरेथ्रा। तो वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा जो है वो एसेसरी डक्ट्स, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और कॉपर्स ग्लैंड। ठीक, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हमने पढ़ा कि मेल्स के ऊपर हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है, डायग्राम हमने पूरी देखी ताकि हमें ठीक से समझ आ जाए। अब आप ये व्यू आपने देख लिया, इसके अलावा आपकी किताब में जो है एक वो व्यू भी है कि अगर आप साइड से यूँ करके देखें रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उसका भी डायग्राम है, वो भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको फ्रंट व्यू दिखाए, ठीक, और फिर टेस्टिस का भी डिटेल डायग्राम है। डायग्राम्स को ज़रा डिटेल से देखा करें। अच्छा, टेस्टिस के ऊपर एक टफ स्ट्रक्चर होता है जिसे हम टिश्यू जैसा सख्त स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं कैप्सूल या फिर ट्यूनिका एल्बोजीनिया। ठीक है, जो कैप्सूल होता है या जो स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस के बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर इस जगह पे, ये सीटोस्क्रोटम है ना, उसके अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे एक टफ सा स्ट्रक्चर होगा विच इज़ कॉल्ड ट्यूनिका एल्बोजीनिया। ठीक है, या फिर इसे कैप्सूल कहते हैं, ट्यूनिका एल्बोजीनिया। तो टोटली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिस्कशन खत्म हो गई। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।